फिर हमें दोबारा पकड़ने का जवाब ढूंढ लिया गया। इमरान ने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। उसके साथ उसने घोड़े पर बैठे बैठे हमीदा वाले घोड़े की लगाम भी थाम ली और चिल्लाया, भागो ताबिश। हमने घोड़े को एड़ी लगाई और इन्हें भगा दिया। हमारे अकम में रसद वाला घोड़ा और उसके अकम में दोनों इजाफी घोड़े पे भाग उठे। ये काफ़ी रफ्तार थी, फिर भी इस रफ्तार के मुकाबले में बहुत कम थी जो हमारे पीछे आने वालों ने पकड़ रखी थी। साफ अंदाजा हुआ कि वो तेजी से हमारे करीब आ रहे हैं। सामने चटील मैदान था, इसमें बस कहीं कहीं झाड़ियां और खुदरू दरख्तों के झुंड थे। कहीं कोई काबिल जिक्र जाए पनाह दिखाई नहीं दे रही थी। तेज दौड़ाओ ताबी, इमरान ने फिर पुकार कर कहा। मैंने घोड़े की रफ्तार को हद्दुल इम्कान हद तक बढ़ा दिया। पसलियों में टीसें उठ रही थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि इमरान क्या करना चाह रहा है। हम ज्यादा दूर तक इस तरह नहीं जा सकते थे। ज्यादा से ज्यादा हम ये 2-3 किलोमीटर तक इस तरह जाते और फिर धर लिए जाते। कालबन हम निहत्ते भी थे। अभी थोड़ी देर पहले इमरान ने खुद कहा था कि हमें दी गई राइफलें काम नहीं करेंगी और लगता था कि उसने दुरुस्त कहा है। इमरान वो पास आ रहे हैं। मैंने एक बार फिर पुकार कर कहा, आने तो तुम, बस आगे ध्यान रखो। उसने हमीदा वाले घोड़े को चाबक रसीद करते हुए कहा। हमारे अक्कम में धूल थी और इस धूल के अक्कम में कोई 1 किलोमीटर के फासले पर जरगां के हरकारे तूफानी रफ्तार से हमारी तरफ बढ़ रहे थे। इन्होंने अब एक कोस की सी शक्ल बना ली थी। ये कोस लम्हा बलम्हा हमसे अपना फासला कम करती जा रही थी। अचानक इमरान ने अपने मुश्की घोड़े का रुख तिरछा किया। हम नागफनी और थोर के दरख्तों के एक झुंड में पहुंचे। यहाँ दरख्तों के दरमियान घनी शाखों का साया था और बारिशी पानी का एक छोटा सा जोड़ नजर आ रहा था। इस जोड़ के किनारे दरख्तों में वही जर्मन जीप खड़ी थी जो इमरान के मुताबिक चंद दिन पहले उससे छीन ली गई थी। इमरान ने बड़ी तेजी से राशन का सामान घोड़े से उतारा और उसे जीप में फेंक दिया। इस दौरान में मैं उसके कहने पर हमीदा को सहारा देकर घोड़े पर से उतार चुका था। चलो जल्दी करो, जीप में बैठो, इमरान ने कहा। हम 2-3 सेकंड के अंदर जीप में थे। जीप ऐसे रुख से खड़ी की गई थी कि उसे बस स्टार्ट करने की देर थी। वो सीधी आगे निकल सकती थी। इमरान ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर अग्निशन में चाबी लगाई। इमरान के पहलू में था। हमीदा हक्का बक्का सी पिछली निशिस्त पर थी। इसका रंग हल्दी हो रहा था। जीप पहले सेल्फ पर स्टार्ट हुई। इमरान ने एक झटके से उसे आगे बढ़ा दिया। हम दरख्तों के झुंड से यूं निकले जैसे तीर कमान से निकलता है। हमने अपने अक्कम में जरगां की तेज रफ्तार हरकारों को देखा। इनसे अब बाकायदा फासला मजीद कम हो चुका था। इनकी मध्यम आवाजें भी अब हम तक पहुंच रही थी। गज़ो गज़ब से लथड़ी हुई ये आवाजें लबा बलमा वाज़ेह होती जा रही थी, लेकिन अब हमें फिक्र नहीं थी। हमारे नीचे हाँपे हुए घोड़े नहीं, स्पेशल मॉडल की शानदार जर्मन गाड़ी थी। इमरान इसकी रफ्तार बढ़ाता चला गया। गाड़ी के डैशबोर्ड पर एक इंग्लिश साख्त की ताकतवर गन रखी थी। इस पर टेलीस्कोप भी चढ़ी हुई थी। मैंने गन उठाकर अक्कम में देखा। टेलीस्कोप में मौत के हरकारों की शक्लें नजर आईं। इनकी आंखों में चिंगारियां थीं, मगर इनके चेहरे धुआं हो रहे थे। शायद इनके वहमो गुमान भी नहीं था कि इन दरख्तों के झुंड से यूं अचानक जर्मन जीप निकलेगी और इनकी कामयाबी को नाकामी में बदल कर रखेगी। फिर यकायक मुझे ताकुब करने वाले घुड़सवारों में एक चेहरा नजर आया और मेरा खून खौल उठा। यह जरगां का खतरनाक तरीन कमांडो और सफाक पुलिस ऑफिसर रंजीत पांडे था। वह अपने साथियों से चंद कदम आगे घोड़ा दौड़ा रहा था। वो घोड़े की पूंछ से चिपका हुआ था। वह अपने दाएं हाथ से बार बार घोड़े को कोई चाबक वगैरह रसीद कर रहा था। इसके साथ वो चिल्लाने वाले अंदाज में अपने साथियों को अहकामात वगैरह भी जारी कर रहा था। मेरे सीने में एक लहर सी उठी। वक्त का फिर जरगां के इस खतरनाक तरीन शख्स को मेरे निशाने पर ले आया था, लेकिन मेरा निशाना बहुत अच्छा नहीं था। हाँ, मैं कोशिश कर सकता था। मैंने गन का सेफ्टी केज हटाया और इमरान से पूछा, लोडर है ना? लोड है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं, ये हमें पकड़ नहीं सकेंगे। जरूरत है इमरान, मैंने ठहरे लहजे में कहा। वो कुत्ता मेरे निशाने पर आ रहा है। कौन? रंजीत पांडे। ये इतला इमरान के लिए भी दिलचस्प थी। वो चंद सेकंड खामोश रहकर बोला, लेकिन तुम चलती जीप में इतना दूर से निशाना नहीं ले सकोगे। कोशिश तो कर सकता हूं, मैंने कहा और टेलीस्कोप से आंख लगाती। नाहमवार रास्ते पर जीप हचकोले आ रही थी। दूसरी तरफ टारगेट भी मुतहरिक था। फिर भी मैंने पूरी यकसोई के साथ टेलीस्कोप में देखते हुए पहली गोली चलाई। जोरदार धमाका हुआ। रंजीत पांडे के पहलू में घोड़ा दौड़ाता हुआ एक गार्ड उलट कर गिरा और घोड़े उसे रोंदते हुए गुजर गए। ताकतवर गन की दूसरी गोली रंजीत पांडे से 8-10 फुट दाएं जानब एक दूसरे घुड़सवार को लगी। ये शख्स दौड़ते घोड़े पर से राइफल का फायर करने की कोशिश कर रहा था। यकीनन इसका निशाना हमारी जीप ही थी। गोली खाकर ये शख्स भी अपनी राइफल समेत घोड़े की पुश पर से ओझल हो गया। मैंने कुल 4 गोलियां चलाई। इनमें से 3 ने हुक्म के गार्ड्स को हिट किया और वो इस दौड़ में से खारिज होकर जमीन बोस हो गए। रंजीत पांडे गन के हलाकत खेज बोसे से बचा रहा। शायद मेरी ये शूटिंग इन 3 अफराद की मौत का बहाना थी, जिन्हें मैं मारने का कोई खास इरादा नहीं रखता था। कुदरत इस तरह इंसानी इरादों को खाम करती है और मुस्तकबिल के वो नक्शे तरतीब देती है जो तकदीर कहलाते हैं। रंजीत को भी जिंदा रहना था और मरने से पहले एक संगीन वाक़े का सबब बनना था। जर्मन जीप अपने 4 व्हील पावर से उड़ी जा रही थी।
हमारा ताक़ुब करने वाले देखते ही देखते बहुत पीछे रह गए। यकीनन उन्होंने हिम्मत हार दी थी, वह जीप की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकते थे। रही सही कसर गन की मोहलक फायरिंग ने पूरी कर दी थी। इमरान बड़ी महारत से ड्राइविंग कर रहा था, उसके चेहरे पर अब सुकून के सिवा और कुछ नहीं था। मैंने कनखियों से उसे देखा और गहरी सांस लेकर कहा, तो ये था सारा गेम। गेम? कौन सा गेम? तुम बड़े कोचल चाहे हो इमरान। मुझे शुरू से शक था कि तुमने बेशकीमत इनाम छोड़कर ये जीप ही ली है, जिसकी कोई वजह है। नहीं नहीं, तुम खामखा शक कर रहे हो। इस वक्त मेरे दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं थी, और मेरा ख्याल है कि अपने पैदा होने से पहले भी तुम्हारे दिमाग में बातें मौजूद थीं, और तुम पूरी प्लानिंग के साथ ही पैदा हुए होगे। देखो, तुम मुझ पर जॉकिंग का इल्जाम लगाते हो और अब खुद जुगते लगा रहे हो। पता नहीं क्यों मुझे अब तक यकीन नहीं आया कि वाकई तुमसे कोई जीप छीन कर ले गया है। मुझे अंदाजा था कि इसमें कोई हेर फेर है। देखो, अब तुम मुझ पर हेरा फेरी का इल्जाम भी लगा रहे हो। इससे तो बेहतर था कि हम घोड़ों पर ही यहां से भागने की कोशिश करते और बरसाती नाले के आसपास कहीं फोत हो जाते। कम अज कम मुझे ऐसी खूबसूरत खातून के सामने यूं जलील तो ना होना पड़ता। संगीन सूरत हाल के बावजूद मैं मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। मैंने कहा, गोया तुम ये बात मान रहे हो कि ये सारी तुम्हारी प्लानिंग थी। मैं कहाँ मान रहा हूँ, मैं तो बरसाती नाले के किनारे फोत होने की बात कर रहा हूँ। वैसे यार ताबिश है, बरसाती नाले के किनारे फोत होने का अपना ही एक मजा होता है। तुम्हें तो सब याद ही होगा, इससे पहले एक दफा मैं लाहौर जीटी रोड के करीब ऐसी वफात का मजा चख चुका हूँ। वाह वाह, कैसा दिल बहार सीन था जब इकट्ठी 4 गोलियां मेरे सीने पर लगी थी। जान यूं जिस्म में से निकली थी जैसे मक्खन से बाल निकलते हैं, और इतना कुछ होने के बावजूद तुम जिंदा हो। मैंने कहा, यह जीना भी कोई जीना है यार। चुड़ैले की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती, जिंदों में ना मुर्दों में। और फिर अगर इस चुड़ैले को न्यूज चैनल का पेट भी भरना पड़ा हो, और बड़ा अजाब होता है ये। मुझे लगता है कि कयामत तक मेरी रूह यूं ही भटकती रहेगी इंशाअल्लाह। मैंने होले से कहा, लेकिन इतना खुश होने की जरूरत भी नहीं तुम्हें। मेरे लिए यूं कयामत तक भटकने में एक पहलू इत्मीनान का भी है, और वो ये कि मैं अपने चैनल पर कयामत की खबर दे सकूंगा। जरा सोचो कितना मजा आएगा जब मैं टीवी स्क्रीन पर नमूदार होकर अपना 2 फुट लंबा गमगीन परेशान चेहरा नाजरीन को दिखाऊंगा और कहूंगा, ख़वातीन व हज़रात, कयामत आ गई है। बिलाखिर हम कयामत लाने में कामयाब रहे। अब कहीं जाइएगा मत। हम इस हवाले से तवील दुरानी की खुसूसी ट्रांसमिशन शुरू कर रहे हैं। हमारे और आपके लुकमा अजल बनने तक ये ट्रांसमिशन जारी रहेगी। हमीदा हम दोनों की ऊट पटांग बातें सुनकर हैरान हो रही थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती थी। पीछे अब दूर दूर तक ताक़ुब करने वालों का नामो निशान तक नहीं था, मगर वो फिर भी खौफजदा थे। जीप तेज रफ्तारी से ऊंचे नीचे रास्तों को निकलती चली जा रही थी। हमने बगैर रुके अपना सफर जारी रखा। जीप के अंदर वाफिर मिकदार में फ्यूल था। इसके अलावा फ्यूल से भरा हुआ एक फालतू टैंक भी था। गन के इजाफी राउंड्स, टार्च, शिकारी चाकू और इस तरह की कई अशिया पहले से जीप में मौजूद थी। इससे पता चलता था कि इमरान ने पूरी तैयारी के साथ जीप को वहां छुपाया था। घोड़े से उतरने वाला राशन भी जीप के अंदर मौजूद था, और ये हम तीनों की जरूरत से कहीं ज्यादा था। इमरान ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था। वक्त रुखसत, बिशारत अली खान वगैरह की तरफ से जो 2 राइफलें हमें दी गई थी वो बेकार थीं। इनमें गड़बड़ की गई थी। इन्हें बस लाठी के तौर पर ही इस्तेमाल किया जा सकता था। हमने खाना भी चलती जीप ही में खाया। हमारे इसरार के बावजूद हमीदा ने 1-2 लुकमों से ज्यादा नहीं लिए। रात के वक्त हम इसी पुरखतर इलाके से गुजरे जिसके बारे में इमरान ने कहा था कि यह सांपों का इलाका कहलाता है। इस वक्त ये सारे मनाजर निगाहों में घूम गए। तब मैं और इमरान घोड़ा गाड़ी पर सवार थे। हम धड़कते दिलों के साथ जरगां की तरफ सफर कर रहे थे, और हमें कुछ मालूम नहीं था कि वहां से जिंदा पलट सकेंगे या नहीं। और फिर हमारी घोड़ा गाड़ी में एक जहरीला सांप रेंग आया था। बाद अज़ान लाल भवन में इस सांप ने मैडम और इमरान को एक दूजे के करीब लाने में अहम किरदार अदा किया था। इस घने जंगल में ये सफर हमारे लिए दुश्वार साबित हुआ। हम जीप की हेडलाइट्स भी ऑन नहीं कर रहे थे, बस पार्किंग लाइट्स की रोशनी में आगे बढ़ रहे थे। कई जगह इमरान को या मुझे नीचे उतरकर जीप के लिए रास्ता बनाना पड़ा। जंगली जानवरों की आवाजें हमारे लिए इजाफी तनाव का बायस थी। खासतौर से हमीदा का बुरा हाल था। वो मुसलसल मुंह में कुछ पड़ रही थी। वो हम दोनों को भाई जी कहकर मुखातिब करती थी। गाय बगाए कहती, भाई जी मुझे डर लग रहा है। इमरान कहता, इसका एक ही हल है भाभी जी, बस डरती रहो। इश्क की तरह डर पर भी किसी का जोर नहीं होता। ये वो आग है जो लगाए न लगे और बुझाए ना बुझे। एक बार फिर जब हमीदा ने कहा, भाई जी मुझे डर लग रहा है, तो इमरान बोला, देखो भाभी जी, तुम्हें डर लग रहा है तो तुम डर को लग जाओ। डर को लगने का तरीका यह है कि अच्छी अच्छी बातें याद करो, जैसे मैं और ताबिश कर रहे हैं। ताबिश इस वक्त अपनी तरहदार बीवी को याद कर रहा है और रजाई के अंदर घुसकर इसके हाथ के गर्म गर्म पकौड़े खाने के बारे में सोच रहा है। इसने जानबूझकर फिक्रे में लंबा वक्फा दिया था। फिर बात जारी तो बोला, इसी तरह मैं इस कोसट बुढ़िया के बारे में सोच रहा हूँ जिसने अपनी जिद से अपना पूरा परिवार तबाह कर दिया और अब शायद खुद भी तबाह होने वाली है। कौन बुढ़िया जी? हमीदा ने पूछा। वही जिसने हुक्म के दरबार में मेरे साथ टॉक शो किया था। जरा तसव्वुर करो था अभी इस वक्त क्या हालत होगी उसकी। उसने तो 5-6 दिन पहले ही खुद को आग लगाकर बदरू बन जाना था। गालबन पंडित महाराज वगैरह ने उसे तसल्ली दी होगी कि हमें आज़ाद नहीं किया जा रहा, छोड़ने के बाद हमें फिर पकड़ लिया जाएगा। लेकिन अब जब इस हाई स्पीड बुढ़िया को पता चला होगा कि हम निकल गए तो उसने यकीनन क़यामत मचा दी होगी
हो सकता है कि अब तक वो अपने तई शहीद भी हो चुकी हो। अड़ियल बुढ़िया के जिक्र ने मुझे भी महसूस किया, लेकिन मैंने इमरान की बात से इत्तेफाक नहीं किया। मैंने कहा, यार ऐसे लोग खुद शहीद नहीं होते, दूसरों को शहीद कराना ज्यादा बाइसे सवाब समझते हैं। खासतौर से नौजवानों को। ये बुढ़िया अपने खानदान को बर्बाद कर चुके, लेकिन अब भी इसके पास अपने हक में बड़ी ठोस दलीलें मौजूद होंगी। इमरान ने मेरी बात से इत्तेफाक किया। हमने अगले रोज भी वक्फे वक्फे से सफर जारी रखा। हम बतदरीज सरसब्ज इलाके में दाखिल हो रहे थे। हमें पता था कि इस इलाके में किसी से भी मुलाकात हो सकती है। एक तरह से ये सारा इलाका जरगा और नलपानी के दरमियान नो मैन लैंड था। होशियार सिंह और आफ्ताब खान वगैरह ने हमें बताया था कि यहाँ जरगा और नलपानी दोनों के दरमियानी गार्ड और जासूस हरकत करते रहते। रात का वक्त हमें मुनासिब मालूम हुआ कि कयाम कर लिया जाए। अगर हम चलते रहते तो हमें बगैर रोशनी के सफर करना पड़ता और यह बहुत दुश्वार था। इसके अलावा पिछले करीबन 36 घंटे में थकावट भी इंतहा को पहुंच चुकी थी। खास तौर से हमीदा का तो बुरा हाल था। हमने एक निस्बतन ऊंची जगह पर दरख्तों के दरमियान जीप रोक दी। सर्दी काफी थी, मगर हम जीप का हीटर ऑन नहीं रख सकते थे क्योंकि फ्यूल अब गुजारे माफी की रह गया था। थोड़ा सा खाना खाकर हमीदा पिछली नशिस्त पर लेट गई। मैंने इमरान से कहा, तुम भी अपनी सीट स्ट्रेच कर लो और थोड़ी देर आराम कर लो। इससे पहले कि इमरान जवाब देता या मैं कुछ कहता, हमीदा उठकर बैठ गई। वह मुझसे मुखातिब हुई और हिचकिचाते हुए बोली, भाई जी, आपने बताया ना ही कि जरगा में मेरी मुसीबत के बारे में आपको किसने बताया था? आप कह रहे थे कि वो कोई औरत थी। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, औरत नहीं, लड़की, तुम्हारी सहेली वजंती। हम इत्तेफाकन उसके घर में जा घुसे थे। उसी ने हमें सारी बातें बताई थी। वजंती? हमीदा शशतर रह गई। मैंने उसे मुख्तसर अल्फाज में सब कुछ बता दिया। हमीदा की आंखों में नमी तैरने लगी। वो बोली, जब जज साहब के सिपाही मुझे पकड़ने के लिए मेरे घर आए तो वजंती भी वही थी। इसने रोकने की बड़ी कोशिश की, वो इनसे लड़ पड़ी थी। सिपाहियों ने इसे गालियां दी और धक्के दिए थे। मैं इसके बारे में बड़ी फिक्रमंद थी। आपने ये बताकर मेरी तसल्ली की है कि वो खैरियत से है, लेकिन क्या? जब मैंने आपसे जरगा में इस बारे में पूछा तो आपने तब क्यों नहीं बताया था? इसका जवाब सीधा साधा है हमीदा, मेरे बजाय इमरान ने जवाब दिया। तब तक हम दुश्मनों में थे, खतरे से बाहर नहीं निकले थे। तुम्हें वजंती के बारे में बताना कोई मसला पैदा कर सकता था। बात हमीदा की समझ में आ गई और उस बात में सारी लाने लगी, मगर फिर भी नशिस्त पर लेटी नहीं, हिचकिचाहट के आलम में बैठी रही। इमरान और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा। ये बात हमारी समझ में आ गई तो हमारी मौजूदगी में बेआरामी महसूस कर रही है। इमरान और मैं जीप से बाहर निकल आए। ताकतवर गन इमरान के हाथ में थी। आप कहाँ जा रहे हैं? वो बुखलाई हुई बोली, कहीं नहीं, हम जरा सिगरेट वगैरह पियेंगे, यहीं जीप के पास से बैठ रहे हैं, तुम आराम से लेट जाओ। इमरान ने कहा। जीप के पास ही साफ सुथरी पथरीली जगह थी। हमने वहां एक चटाई बिछाई और तनावर दरख्त से टेक लगाकर बैठ गए। यहां से हम अपने इर्द गिर्द ज्यादा अच्छी तरह निगाह रख सकते थे। एक चांदनी रात थी। मध्यम रोशनी दरख्तों से छिन छिन कर खुश्क पत्तों से अटी जमीन पर पड़ रही थी। हल्की सर्द हवा और दरख्तों के दरमियान से यूं गुजरती थी जैसे कोई दुशीसा अपना लंबा आंचल लहराती बेशुमार सतूनों वाले महल सिरा में भाग रही हो। इसकी पायल मधुर आवाज पैदा करती हो और इसकी खुशबू कुर्बजवार को महकाती हो। यूं लगता था कि सुनसान जंगल में मीलों तक हम तीनों के सिवा और कोई जी नफ्स नहीं, या जंगली जानवरों की आवाजें भी ना होने के बराबर थीं। इमरान ने सिगरेट सुलगाकर उसे अपने हाथ की कोस से ढांप लिया और अपना दूसरा हाथ मेरी जख्मी पसली पर चलाते हुए बोला, ज्यादा दर्द तो नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें दर्द के हवाले से नहीं कहने की आदत पड़ गई है। कुछ भी हो जाए तुम नहीं ही कहोगे। क्या यह बुरी आदत है? बिल्कुल नहीं, और मेरा ख्याल है कि इसी नहीं की वजह से तुम जाज गोरा जैसे शख्स को मात देने में कामयाब हुए हो। वो जिस तरह तुम्हें जख्मी कर चुका था, तुम्हारी गर्दन जकड़ चुका था, लगता नहीं था कि तुम खड़े रह पाओगे। मेरा ख्याल है कि इस नहीं के सिलसिले में तो तुम्हारी शागिर्दी इख्तियार कर लेनी चाहिए। खैर ऐसी भी बात नहीं, किसी न किसी हवाले से हम दोनों एक दूसरे की शागिर्दी इख्तियार कर सकते हैं। कुछ बातें तुम्हारे अंदर ऐसी हैं जो मुझ में नहीं है। मसलन वो एकदम हल्के फुल्के मूड में आ गया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मसलन बात को छुपाने और गोल करने का फन। मैंने क्या छुपाया? तुमने बताया क्या है? हर मामले में घपला किया है। तुम्हें पता था कि हुक्म की नीयत में फतूर है, वो हमें सिर्फ दिखावे के लिए छोड़ रहा है। उसकी प्लानिंग को नाकाम बनाने के लिए तुमने भी लंबी चौड़ी प्लानिंग की, रत्ना देवी वाली जीप हासिल की, फिर उसके छीने जाने का ड्रामा किया, फिर इसे पूरी तैयारी के साथ मुनासिब जगह पर छुपाया और मुझे खबर तक नहीं होनी थी। उसने कश लेकर तने से टेक लगाई और बोला, पहली बात तो यह है कि मुझे किसी चीज के बारे में भी यकीन नहीं था। ये सब अंदाजे थे जो गलत भी हो सकते थे और सही भी। शुक्र है कि ये सही हुए। दूसरी बात यह कि मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता था। पहले मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं कि मैं जीप के छीनने का ड्रामा करने वाला हूं, लेकिन फिर सोचकर खामोश रहा कि इसके बाद तुम्हें मुसलसल अदाकारी करना पड़ेगी और हो सकता है कि कहीं कहीं तुम्हारी अदाकारी ज्यादा अच्छी ना हो और हुक्म के हरकारों को शक गुजरे। शक तो मुझे शुरू ही से था। मैंने कहा, हुक्म और पंडित महाराज वगैरह जिस तरह हमारी हर बात मानते चले आ रहे थे, खास तौर से जिस तरह उन्होंने तुम्हें भी मेरे साथ आने की इजाजत फरागदिली से दे दी थी, लगता था कि दाल में कुछ काला है। लेकिन कुछ बातें अब भी उलझन में डालती हैं। मसलन तुम्हारा जीप को बिल्कुल सही जगह पर छुपाना, तुम्हें इस बात का पहले से इल्म होना कि जो राइफलें हमें दी गई हैं वो नाकारा हैं वगैरह वगैरह। वो मुस्कुराया, अभी तुमने खुद ही तो कहा है
कि कुछ मामलों में तुम भी मेरी शागिर्दी इख्तियार कर सकते हो। दुरुस्त अंदाजा लगाना भी तो एक फन है जिगर, और इस हवाले से मैं तुमसे थोड़ा आगे हूँ। तुम बहुत से मामलों में आगे हो। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, चुप है रुस्तम हो, बहुत पहुंची हुई शय हो, बल्कि मस्ती में जरूरत से ज्यादा ही पहुंच जाते हो। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। चांदनी उसकी ठोड़ी के दिलकश गड़े को नुमाया कर रही थी। क्या कहना चाहते हो? कोई बात नहीं कर रहा। मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा, वही पुरानी दोहरा रहा हूँ। अगर बातों को छुपाने और गोल करने का कोई आलमी मुकाबला हो तो तुम जरूर गोल्ड मेडल ले जाओगे। मैं मुस्कुराया। उसने गौर से मुझे देखा। उसकी तेज उकाबी निगाहें मेरी आंखों के रास्ते जैसे मेरे दिमाग के अंदर घुसने लगी। वो कुछ देर बाद बोला, तुमने मेरी मस्ती की बात क्यों की है? क्या तुमने कुछ देखा है? मैंने बात को तूल देना मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा, हाँ देखा है, और बहुत हैरान भी हुआ हूँ। मैंने समझता कि गीता मुखी ऐसी जोरदार लड़की है। उसने नतनों से धुएं की तवील लकीरें खारिज की और कतरे पुरस्कून नजर आने लगा। अब उसके चेहरे पर उलझन के बजाय एक तरह की चमक सी आ गई। चलने में बाद वो मुस्कुराया और बोला, इंडिया का एक मशहूर फिल्मी गाना है, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, तू कहीं भी रहे मेरी निगाह में है। इस तरह भी हम भी जो कुछ करते हैं तुम्हारे लिए ही करते हैं, तुम्हारे सुकून के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए। यानी तुमने मेरे सुकून और खुशी के लिए गीता से जबरदस्त किस्म के रोमानी सीन की है। वाह भाई वाह, जबरदस्त। कल तुम कहोगे कि मेरा गम गलत करने के लिए तुमने शराब की बोतल पी ली, या फिर मेरी पसली का दर्द कम करने के लिए एस्प्रिन की 4 गोलियां फांक ली। मैंने कहा है ना, अब तुम्हें बातें करना आ गई हैं। वो वक्त भूल गए जब मुंह में जुबान ही नहीं थी। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, लेकिन खरबूजे को देखकर नाशपाती तो रंग नहीं पकड़ती। तुम में और मुझ में फर्क है, और अगर तुम रंग पकड़ भी रहे हो तो गलत पकड़ रहे हो। तुम शक ज्यादा करने लगे हो। मैं शक नहीं कर रहा, मैंने सब कुछ अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है। तो क्यों देखा भाई? तुम्हें किसने दिया देखने का लाइसेंस? हाँ, ये अलहदा सवाल है, इस पर बाद में बहस हो सकती है। मैंने कहा। वो कुछ देर तक मुझे मसनूई गुस्से से घूरता रहा। फिर उसने मुझे मुक्का मारना चाहा। मैं एकदम नीचे झुक गया, लेकिन उसने मुक्का मारा नहीं। सिगरेट का तवील कश लेकर बोला, डरते भी हो और बाज भी नहीं आते, लेकिन जख्मी हो इसलिए छोड़ रहा हूँ। इस रहमदिली का बड़ा शुक्रिया जी, मगर मेरा सवाल अपनी जगह पर है। अब उसकी आंखों में मखसूस शौक चमक नजर आ रही थी। सिगरेट का एक और कश लेकर उसने बाकायदा बाकी मांदा सिगरेट को जूते के तलवे से रगड़कर बुझाया और बोला, मैं भी तुम्हें बताना नहीं चाहता था, मगर आप पीछे पड़ गए हो तो बताना पड़ेगा। फिल्म भाभी दियां चूड़ियां देखी थी तुमने? ये फिल्म की बात कैसे आ गई दरमियान में? इस बात को छोड़ो, कोई भी बात किसी भी बात के दरमियान में किसी भी वक्त आ सकती है। अब ये देखो, ये मेरी अपनी जिंदगी थी, लेकिन तुम इसके दरमियान में कूद पड़े ना। इस तरह की और भी कई ऊट पटांग नामाकूल मिसालें मौजूद हैं। तुम मेरे सवाल का जवाब दो, फिल्म देखी थी तुमने? मैं नफी में जवाब दिया। वो बोला, इस फिल्म में लड़के की भाभी की चूड़ियां शायद विलन साहब के कब्जे में चली जाती हैं। वो इन चूड़ियों को वापस लेना अपना नस्बुल ऐन बना लेता है और आखिर ये काम करके दिखाता है। मेरे दिल में भी ये शदीद ख्वाहिश थी कि मैं ऐसा ही कुछ करूं, लेकिन इसके लिए 2 चीजों का होना जरूरी था, एक भाभी और दूसरे चूड़ियां। चूड़ियां का इंतजाम तो शायद मैं किसी तौर कर लेता, लेकिन भाभी कहां से लेकर आता? मेरा तो कोई भाई शाही नहीं था। मगर पिछले दिनों मेरी ये मुश्किल आसान होगी जब तुमने मुझे ये बताया कि तुम सुल्ताना से शादी कर चुके हो। इस लिहाज से वो मेरी भाभी बन गई। कुछ रोज बाद एक और बड़ा खुशगवार इत्तेफाक हुआ, जब दाऊ अफजल की जुबानी हमें पता चला कि एक मौका पर तुम्हें तवील बुखार से सेहतयाब करने के लिए सुल्ताना ने अपना सारा जेवर और क्षमा पूंजी एक वेद साहब की झोली में डाल दी थी और तुम्हारी जान बचाई थी। बस उस दिन से मैंने फैसला कर लिया कि मैं भाभी दियां चूड़ियां वाला सारा सीन पार्ट असल जिंदगी में दोहराऊंगा। सुल्ताना का खोया हुआ जेवर उसे वापस लौटाऊंगा। मुझे तुम्हारी किसी बात की समझ नहीं आ रही, मैंने कहा। इस फिल्म में भी निकम्मे शौहर को किसी बात की समझ नहीं आती थी, उसने कहा। वो कुछ देर मुझे अजीब नजरों से देखता रहा, फिर उसने अपनी जैकेट की जिप खोली, उसके अंदर हाथ डाला और एक वजनी मोमी लिफाफा निकाल लिया। टार्च जलाओ, उसने कहा। मैंने टार्च रोशन की और मेरी आंखें खुली रह गईं। मोमी लिफाफे में खूबसूरत तिलाई जेवरात चमका रहे थे। ये किसके लिए है? मैंने लरसी आवाज में पूछा। सुल्ताना के, उसने इत्मीनान से जवाब दिया। ये वही है जो 2.5-3 साल पहले उसने तुम पर वार दिए थे। ये जरगां के उसी वेद के पास थे जिसने तुम्हारा इलाज किया था। अब ये मत पूछना कि मैं उस तक कैसे पहुंचा, ये लंबी कहानी है। पर ये समझ लो कि एक होशियार मकामी ने मेरी मदद की और ये मुश्किल काम आसान हो गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा, इस फिल्म में भी इस अहमक शोर को किसी बात का यकीन नहीं आता था। मेरी निगाहें जेवरात पर जमी हुई थी। ये 60-70 तोले सोना तो रहा होगा। मैं जेवरात को उलट पलट कर देखने लगा। एक बार फिर जहन पर छाई हुई धुंध बे से फरामोश करता माजी के कुछ मनाजर उभरने लगे। मुझे लगा कि सुल्ताना दुल्हन बनी बैठी है। उसके इर्द गिर्द मसहरी चमकीली सुर्ख पत्तियों की झालरें हैं। ये झालरें लालटेन की रोशनी में दमक रही हैं और खुद सुल्ताना भी लिशकारे मार रही है। उसके गले में ऐसा ही ग्लोबन था, उसकी नाक में ऐसी ही नथ थी। मेरा दिल गवाही देने लगा, शायद इमरान ठीक ही कह रहा है। ये सुल्ताना ही के कहने हैं कि सोच में खो गए शहजादे। इमरान ने मुझे ठहका दिया तो मैं चौंक पड़ा। मेरी खोजी निगाहें उसके चेहरे का तवाफ करने लगी। मैंने पूछा, कब मिले थे तुम्हें ये जेवरात? जिन दिनों तुमने अपनी पसली की वेल्डिंग करवाई थी और अस्पताल में थे। वह मुस्कुराया।
मुझे याद आया कि उन दिनों इमरान काफी घूमता फिरता रहता था। जीप की ड्राइविंग का बहाना करके वो 2-3 बार अस्पताल से निकला था और देर तक बाहर रहा था। एकदम मैंने चौंक कर पूछा, लेकिन हम बात तो कुछ और कर रहे थे। मैंने तुमसे तुम्हारे और गीता मुखी के बारे में पूछा था। तो वही तो बता रहा हूँ यार, इन जेवरों की दस्तयाबी और गीता मुखी में गहरा ताल्लुक है। तुम्हें कुछ अजीब तो लगेगा, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ जो सच है। एक दिन मैं और गीता मुखी बड़े अच्छे मूड में बैठे हुए थे। वो तूफानी रफ्तार से बोल रही थी और अपने माजी के किस्से सुना रही थी। मैंने उसे सुल्ताना के जेवरात का जिक्र छेड़ दिया। मैंने उसे सारी बात बताई और बताया कि वो जेवर कैसे और किन हालात में जरगां के एक तजुर्बाकार वेद के पास चले गए थे। मैंने गीता मुखी से कहा कि वो एक चलता पुरजा है। जरगां के चप्पे चप्पे की खबर उसे रहती है। क्या वो किसी तरह इस वेद का और जेवरों का पता नहीं चला सकती? वो मूड में थी। इलायची सुपारी पान चबाकर बोली कि वो ये काम कर देगी, लेकिन इसके बदले मुझसे एक मनपसंद तोहफा लेगी। मैंने कहा कि तोहफा तो देने वाले की मर्जी का होता है। वो बोली, लेकिन मैं अपनी मर्जी का लूंगी। मैं जरा चौंक गया। मैंने कहा, अगर कोई ऐसी चीज हुई जो मैं ना दे सका तो? वो बोली, मैं तुम्हें बड़ी अच्छी तरह जान गई हूँ इमरान साहब, कोई ऐसी चीज ना ही मांगूगी जो तुम ना दे सको। बस इस तरह हमारे दरमियान एक डील टाइप की चीज होगी। गीता मुखी ने मेरी तवक्का से ज्यादा सलाहियत दिखाई। एक दो जगह मैं भी उसके साथ किया। 8-10 दिन के अंदर हम इस वेद साहब तक, इन जेवरों तक पहुंचे। वेद साहब इन जेवरों के मुंह मांगे पैसे मांग रहा था, लेकिन लालची शख्स अक्सर डरपोक भी होता है। मैंने उसे आंखें दिखाई तो वो माकूल रकम पर जेवर वापस करने पर रजामंद हो गया। वेद को कायल करने के सिलसिले में गीता मुखी ने भी किरदार अदा किया। और जेवरात के लिए रकम कहाँ से ली तुमने? मैंने पूछा। जिगर तुम्हें बताया है ना कि पैसों के सिलसिले में तुम्हारे यार को कोई कभी परेशानी नहीं हुई, फिर भी पता तो चले। मैडम सफूरा से उधार लिए थे। अगर अल्लाह ने उसे जिंदगी दी तो जल्दी लौटा दूंगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैडम सफूरा जैसी औरत तुम्हें उधार दे सकती है। वो बहुत कुछ देगी और लेगी अगर उसकी जिंदगी रही तो। तुम आगे आगे देखना, उसकी जिंदगी की बड़ी फिक्र है तुम्हें। खुद तो जैसे आबे हयात भी रखा है तुमने। चुड़ैले को मौत नहीं आती यार, वो मरकर ही तो चुड़ैला बनता है।